बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन कोर्स शुरू कर रहे हैं। आज की हमारी तारुफ़ी क्लास है। कोर्स ऑब्जेक्टिव, इस कोर्स का मकसद क्या है? ये बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन कोर्स मकामी और बाहर की कंपनियों का जो इंटरव्यू लेने का तरीकाकार होता है, उसके मुताबिक तैयार किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेहतर से बेहतर रोज़गार हासिल हो। इस कोर्स का एक मकसद ये भी है कि तालिब इल्म इंटरनेशनल मेयार यानी IEE, NEC और देवा दुबई के जो कवानीन है इलेक्ट्रिकल के, उनके मुताबिक काम कर सकें। ये कोर्स आपको इस काबिल करेगा कि आप आमदनी के मुख्तलिफ तरीकों यानी अपना कारोबार प्राइवेट और गवर्नमेंट नौकरी में इलेक्ट्रिकल का काम भरपूर एतमाद के साथ कर सकें। इलेक्ट्रिशियन इंटरव्यूज मेथड। इलेक्ट्रिशियन के लिए जब इंटरव्यू होते हैं तो इंटरव्यू लेने वाला किन किन बातों का ख्याल रखता है? सबसे पहले वो फिजिकल फिटनेस चेक करते हैं, यानी जिस्मानी सेहत कैसी है, क्या ये जो इलेक्ट्रिशियन है ये जिस्मानी तौर पर सेहतमंद है कि नहीं है। जब एक इलेक्ट्रिशियन इंटरव्यू के लिए कमरे में दाखिल होता है और चल के कुर्सी पर बैठता है, तो इंटरव्यू लेने वाला उसी टाइम उसको चेक कर लेता है कि इसकी सेहत कैसी है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन का जो काम है वो बड़ी मेहनत का काम है और इसके लिए फिजिकल फिटनेस का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो ये देखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम एक ऐसा इलेक्ट्रिशियन सेलेक्ट कर लें जो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो और उसको कोई बीमारी लग जाए, तो बाद में कंपनी को जो है ना उसके मेडिकल के ऊपर जो खर्चा करना पड़ता है, उससे बचने के लिए जो है वो फिजिकल फिटनेस सबसे पहले देखी जाती है। अगर एक इलेक्ट्रिशियन बहुत अच्छा है, उसमें बहुत काबिलियत है और वो उसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो फिजिकली फिट नहीं है तो उसको कभी भी सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। नंबर 2, हाई कॉन्फिडेंस लेवल एंड मेंटलिटी शार्प। बहुत ज़्यादा एतमाद वाला हो और ज़हनी तौर पर तेज़ हो। ज़ाहिर है कि कॉन्फिडेंट इंसान को उस वक्त आता है जब उसको इंटरव्यू लेने वाले की बात समझ में आ रही हो और उसका उसको जवाब पता हो। तो लिहाजा वो ऐसे इलेक्ट्रिशियंस को सिलेक्ट करते हैं कॉन्फिडेंस जिसका हाई हो, जो बातचीत कर रहा है वो बिल्कुल वाज़ेह कर रहा है, उसमें वो घबरा नहीं रहा है और फ़ौरन सवाल के जवाब देता है। लिहाजा कॉन्फिडेंस लेवल है उसको भी चेक किया जाता है और उसका मेंटल लेवल भी चेक किया जाता है। तो ये बहुत अहम बात है। उसकी वजूहत ये है कि अगर उसको एक टास्क दिया जाता है और उस टास्क के मुताबिक उसको समझाया जाता है, उस टास्क के मुतालिक, तो वो उसको बेहतर तरीके से समझ सकता है और उसकी प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से समझा सकता है। तीसरे नंबर पे जो आता है वो प्रोफेशनली परफेक्ट होना चाहिए, यानी अपने इलेक्ट्रिशियन के काम में मुकम्मल और पक्का होना चाहिए। तो यहाँ पे एक प्रोफेशनल टेस्ट होता है, प्रोफेशनली उसको परफेक्ट होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन को। तो इसके लिए किस तरह से चेक करें परफेक्ट है, तो उसके लिए जो है सबसे पहले उसकी बेसिक इलेक्ट्रिकल चेक की जाती है कि इलेक्ट्रिकल की बुनियादी बातों को जानता है कि नहीं जानता। क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल की बुनियादी बातों को नहीं जानता तो उसको काम समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और नए नए सिस्टम को समझने में उसको बहुत मुश्किल पेश आती है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि एक इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रिकल की बुनियादी बातों के बारे में पता होना चाहिए। थ्योरेटिकल नॉलेज अबाउट रिलेटेड वर्क, अपने काम की मालूमात हो उसको। तो ये बहुत अहम है कि जो काम कर रहा है उसको पता हो कि ये क्या है, तो उसको थ्योरेटिकल उसकी नॉलेज होनी चाहिए ताकि किसी भी गलती या किसी भी हादसे का बायस ना बन सके। उसके बाद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अबाउट रिलेटेड वर्क, यानी कि एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थ्योरेटिकली मजबूत होते हैं, बातों में बहुत अच्छे होते हैं, चीज़ों के बारे में जानते हैं, लेकिन उनका जो हाथ है वो काम में नहीं चलता। तो लिहाजा उसको ये भी चेक किया जाता है यानी काम में माहिर है कि नहीं है। तो उसके लिए उसको छोटे मोटे प्रैक्टिकल दिए जाते हैं और जिसमें वो उसको स्क्रू ड्राइवर चलाने का तरीका देखते हैं, उसको वायर को जोड़ने का तरीका उसे उसे देख रहे होते हैं कि इसका हाथ इस काम में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल आइटम आइडेंटिफिकेशन एंड नेम्स, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल आइटम है यानी कि सर्किट ब्रेकर वगैरह है, स्विच है, औजार है, उनके सही नामों के बारे में पता है कि नहीं, तो इन चीज़ों को ज़रूर चेक करते हैं। तो ये बहुत अहम बातें हैं कि उसको इलेक्ट्रिकल की तमाम चीज़ों के बारे में मालूम होनी चाहिए और उनके नाम पता होने चाहिए। इलेक्ट्रिकल बेसिकली एक सब्जेक्ट है और इलेक्ट्रिशियन एक प्रोफेशन है। जैसे प्रोफेशन होते हैं जैसे प्लम्बर है, कारपेंटर है, बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन जो है एक फील्ड है। जैसे मैंने कहा कि जो सब्जेक्ट है यानी कि जो मजमून है वो इलेक्ट्रिकल का है और जैसे मैकेनिकल है ये मजमून है, और जो पेशे हैं यानी प्रोफेशन है वो इलेक्ट्रिशियन है या मैकेनिक है। इसी तरीके से उनकी फील्ड है डिफरेंट, जिसमें इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन है, बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन है, पावर इलेक्ट्रिशियन है, T&D इलेक्ट्रिशियन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिशियन है और ऑटो इलेक्ट्रिशियन है। ये डिफरेंट फील्ड्स हैं। आपको चाहिए कि इनमें से किसी एक फील्ड को चॉइस करें, तो आपके लिए बहुत आसान होगा किसी भी इंटरव्यू में कामयाब होने के लिए भी, और इसके अलावा आपको काम करने में भी बहुत आसानी होगी। और आप किसी एक फील्ड में, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो कई फील्ड में अपने आप को माहिर होने की कोशिश करते हैं, ताकि वो ये सोचते हैं कि शायद हमारी जो सिलेक्शन हो वो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के ज़राए वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपको 10 चीज़ें मालूम है तो इसका मतलब है कि आपको कुछ भी नहीं पता। तो अगर आप एक फील्ड के अंदर अपने आप को माहिर करेंगे और उसी के इंटरव्यू में आप पास होने की सलाहियत भी आपके अंदर पैदा हो जाएगी। तो लिहाजा इलेक्ट्रिशियंस की जो फील्ड्स हैं वो कौन कौन सी है उसको हम देखते हैं। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन वो इलेक्ट्रिशियन होता है जो
कारखानों में या फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं, जो मोटर वगैरह के इलेक्ट्रिकल पैनल वगैरह के हवाले से जो काम करता है, वो इलेक्ट्रिकल और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन कहलाता है। बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन या रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिशियन वो कहलाता है जो बिल्डिंगों की और घरों की, बिल्डिंग हम किसको कहते हैं, बिल्डिंग हम कहते हैं सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है या घर है, सिंगल स्टोरी घर है, डबल स्टोरी घर है या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो उसको हम बिल्डिंग कहते हैं। तो उसके अंदर जो है वो कोई घर हो सकता है, रेजिडेंशियल या हाउस हो सकता है, उस सिंगल स्टोरी बिल्डिंग के अंदर कोई फैमिली रह रही है, ये भी हो सकता है। और स्कूल भी हो सकता है उसमें, उसमें जो है किसी कंपनी का ऑफिस भी हो सकता है, किसी बैंक, कोई बैंक ब्रांच होती है, हो सकती है, किसी कोई बैंक की ब्रांच हो सकती है। तो जो भी कुछ होता है उसके अंदर उसको हम बिल्डिंग कहेंगे। इसीलिए इसकी जो वायरिंग वगैरह का जो काम करता है उसको हम बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन कहते हैं। पावर इलेक्ट्रिशियन है, पावर इलेक्ट्रिशियन कौन से होते हैं, पावर इलेक्ट्रिशियन होते हैं जो पावर हाउस में जहाँ पे बिजली बन रही होती है उसको पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस में जो इलेक्ट्रिशियन काम कर रहे होते हैं उनको पावर इलेक्ट्रिशियन कहते हैं। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिशियन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिशियन जो हमारे घर से बाहर गली में या रोड पे जो वायर बिछ रही होती है उसको जो उसमें जो काम कर रहे होते हैं उनको ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिशियन या लाइन मैन भी कहते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है फेस्को है, हेस्को है, लेस्को, ये कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, लोकल मकाम पे ये काम कर रही होती हैं। कराची के अंदर जैसे के इलेक्ट्रिक है, ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिशियंस कहलाते हैं। इन तमाम इलेक्ट्रिशियंस को जो मैंने बताया, बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिशियन है या पावर इलेक्ट्रिशियन है, इनके टूल्स भी मुख्तलिफ होते हैं, इनके टेस्ट इंस्ट्रूमेंट भी मुख्तलिफ होते हैं, इनके वायर्स भी मुख्तलिफ होते हैं, ये एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। अगर एक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन है वो ये सोचता है कि जी वो घर की वायरिंग करे तो उसको वो घर की वायरिंग नहीं कर सकता। अगर उसको घर की वायरिंग नहीं आती है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन को तो ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो अपने फील्ड का मास्टर है। और अगर एक बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन है उसको कारखाने में या किसी फैक्ट्री के अंदर काम करने में प्रॉब्लम होती है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन है और वो अपने काम का माहिर है। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें। हमारे यहाँ क्या होता है, लोग जो है वो बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन के अंदर भी अपने आप को मनवाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए सीखते हैं, और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन को भी सीखने की कोशिश करते हैं, और बाजू का तो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो से मुतालिक, जो इलेक्ट्रिशियन से मुतालिक चीज़ें हैं उसको भी सीखने की कोशिश करते हैं। जिससे होता क्या है कि जो नॉलेज है वो इतनी बड़ी हो जाती है कि उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है, उसको कवर करना बड़ा मुश्किल होता है। वो ये समझते हैं कि हम इन तीनों चारों चीज़ों के अंदर जो है वो माहिर हो जाए और किसी जगह पे कहीं जॉब आए तो हमारी जो है ना ममा की जो है जॉब की बढ़ जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि आपको किसी एक फील्ड को चॉइस करनी है जो आपको अच्छी लगती हो या जिसके मौके आपके पास मौजूद हो। आप उसी से मुतालिक पढ़ें, लिमिटेड पढ़ें, लेकिन उसी से मुतालिक पढ़ें, किसी और फील्ड में जाने की कोशिश ना कीजिए। अगर आप बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन है तो आप इंडस्ट्री इलेक्ट्रिशियन के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ड्राइंग देखें उसकी बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन की, तो ड्राइंग के अंदर जो सिंबल्स होते हैं वो भी बिल्डिंग के अंदर डिफरेंट सिंबल्स हैं और इंडस्ट्रियल के अंदर डिफरेंट सिंबल्स हैं। जब बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल के सिंबल्स जब एक साथ आपके जहन में मिक्स हो जाएंगे और जब इंटरव्यू बिल्डिंग का आएगा तो आपको जो है वो इंडस्ट्री याद आ रहा होगा, और जब इंडस्ट्रियल का आएगा तो बिल्डिंग याद आ रहा होगा, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप फेल हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं कि सबसे पहले तो आपको चाहिए कि किसी एक फील्ड में अपने आप को मनवाएं। तो ऑटो इलेक्ट्रिशियन, ऑटो इलेक्ट्रिशियन जो कहलाता है वो कहलाता है जो गाड़ियों की वायरिंग करता है, जो ट्रक है, हैवी गाड़ियाँ हैं, उनकी जो वायरिंग करते हैं उसे ऑटो इलेक्ट्रिशियन कहते हैं। ये बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। इसके अलावा मैरीन इलेक्ट्रिशियंस होते हैं। मैरीन इलेक्ट्रिशियन जो है वो जहाज़ों की वायरिंग करते हैं या छोटी बोट्स वगैरह की वायरिंग करते हैं। उनकी जो वायरिंग होती है, उनका जो सारा काम होता है, उनको मैरीन इलेक्ट्रिशियंस कहलाता है। और ये अपने टाइम के मास्टर होते हैं, अपने काम के माहिर होते हैं बहुत ज़्यादा। और ये किसी और फील्ड में, यानी कि अगर ये चाहें कि जी मैं ऑटो का भी काम कर लूँ, इंडस्ट्रियल का भी काम कर लूँ और बिल्डिंग का भी काम, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो अपने काम के माहिर होते हैं और उनको जॉब्स मिलने में बहुत आसानी होती है और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है जब वो अपने आप को लिमिटेड अपनी फील्ड तक अपने आप को महदूद रखते हैं। तो ये चीज़ें, ये इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन है, बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिशियन है, पावर इलेक्ट्रिशियन है, ऑटो इलेक्ट्रिशियन है, मैरीन इलेक्ट्रिशियन है, और भी इलेक्ट्रिशियंस की फील्ड्स हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये तमाम जो फील्ड्स हैं ये एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन की जो वायर है, केबल्स हैं, वो मोटी केबल्स होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं, और बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन के अंदर जो वायर केबल्स इस्तेमाल होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। लिहाजा इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो कोर्स है ये बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन कोर्स है। अच्छा, इसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड्स के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। लेवल्स क्या कहलाते हैं कि जी सबसे पहले तो आप देखें कि सबसे नीचे जो आता है वो इलेक्ट्रिशियन हेल्पर होता है या असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन होता है। अब इलेक्ट्रिशियन हेल्पर जो होता है वो एक आम आदमी नहीं हो सकता या आम लड़का नहीं हो सकता इलेक्ट्रिशियन हेल्पर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिशियन हेल्पर को कम से कम कुछ चीज़ों के नाम मालूम होने चाहिए। इलेक्ट्रिशियन हेल्पर जो है वो इलेक्ट्रिशियन की हेल्प के लिए होता है, इलेक्ट्रिशियन से छोटा होता है, इलेक्ट्रिशियन की हेल्प के लिए होता है। अगर इलेक्ट्रिशियन हेल्पर से कहता है कोई चीज़ लाने के लिए
तो कम से कम हेल्पर को उस चीज़ के बारे में पता हो कि वो क्या चीज़ है, उसका सही नाम पता होना चाहिए। लिहाजा इलेक्ट्रिशियन हेल्पर भी कोई आम आदमी नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिशियन हेल्पर की अपनी एक नॉलेज है, एक लिमिटेड है लेकिन अपनी एक नॉलेज है। हाँ, हमारे यहाँ ये होता है कि एक किसी भी लड़के को एज ए हेल्पर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उसको इलेक्ट्रिशियन हेल्पर बनने के लिए 6 महीने, 8 महीने, साल उसको लग ही जाते हैं चीज़ों के नाम मालूम करने में और काम की नौयत को समझने में। तो इलेक्ट्रिशियन हेल्पर की भी एक खास नॉलेज होती है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिशियन हेल्पर जो है वो कोई एक आम आदमी होता है। सेकंड ही होता है इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का अपना एक लेवल है, उसको कौन कौन से काम आने चाहिए और कौन कौन से काम नहीं आने चाहिए। मिसाल के तौर पर एक इलेक्ट्रिशियन जो है उसको इतना ज़्यादा नाम पता हो जो कि इंजीनियर के काबिल हो, क्योंकि इंजीनियर वाला काम तो उससे लेंगे नहीं। तो उसको इंजीनियर लेवल की मालूमात भी होना ज़रूरी नहीं है, उसकी एक लिमिट्स है। इसी तरह उसको कम से कम भी उसकी लिमिट्स है कि इतना ना हो कि उसको नॉलेज हो कि वो एक इलेक्ट्रिशियन हेल्पर की नॉलेज उसको प्राप्त हो। तो ये इलेक्ट्रिशियन के लिए एक ऊपर से और नीचे से एक लेवल होता है कि उसको मालूमात होनी चाहिए। इसके बारे में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी बातें हैं। इलेक्ट्रिशियन सुपरवाइजर, फोरमैन, चार्ज हैंड, ये बहुत अहम होता है। इसका जो काम होता है ये ऊपर जो मैनेजमेंट होती है उसके और नीचे जो इलेक्ट्रिशियंस हैं उनके दरमियान राब्ते का काम करता है। ऊपर की जो मैनेजमेंट है वो फोरमैन सुपरवाइजर को बताती है और फोरमैन सुपरवाइजर जो है वो आसान जबान में नीचे इलेक्ट्रिशियंस को बताते हैं। तो इसीलिए बहुत अहम है कि जो इलेक्ट्रिशियन और ऊपर की जो मैनेजमेंट है उसके दरमियान जो राब्ते का काम करता है वो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, फोरमैन या चार्ज हैंड करता है। इसके बाद होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है वो बैचलर डिग्री होती है, वो पढ़ा लिखा होता है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिशियन के दरमियान सुपरवाइजर होता है। सुपरवाइजर की अब आपको समझ आ रही होगी कि सुपरवाइजर की जिम्मेदारियां, सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। सुपरवाइजर की जो जिम्मेदारियां हैं वो ये है, या उसकी जो मालूमात हैं वो ये है कि उसको हाई लेवल की जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो बातें समझा रहा है उसको उसको समझ आनी चाहिए और उन्हीं बातों को नीचे इलेक्ट्रिशियंस को समझाना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर नहीं होगा बीच में तो इलेक्ट्रिशियन जो है वो अपनी ज़बान बोल रहा होगा और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है वो अपनी ज़बान बोल रहा होगा। तो सुपरवाइजर का काम ये होता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की या मैनेजमेंट जो ऊपर है उसके मुताबिक इलेक्ट्रिशियन से काम करवाए, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। लिहाजा उसको इंजीनियर की नॉलेज भी होनी चाहिए और इलेक्ट्रिशियन की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की जो है ये जिम्मेदारी होती है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर है, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन हेल्पर है, इनकी जो सिलेक्शन है वो किस बेस पे होती है? देखिए, एक तो होती है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि उसकी तालीम काबिलियत क्या है, उसके हिसाब से होती है, उसकी उम्र के हिसाब से होती है और उसके काम के तजर्बे के हिसाब से होती है। बैचलर डिग्री बीई या बीटेक उनकी क्वालिफिकेशन है और इसके अलावा डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर बीई, यानी कि ये 3 साल का डिप्लोमा होता है। इसके अलावा इससे छोटे जो क्वालिफिकेशन होती है वो 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स है इलेक्ट्रिकल की। उसके बाद शॉर्ट कोर्सेज आते हैं 3 मंथ, 4 मंथ और 6 मंथ के। इसी तरीके से एज है 18 से अगर 21 साल की एज है तो वो 3 साल का एक्सपीरियंस बनता है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस काउंट होता है वो 18 साल के बाद काउंट होता है। हमारे यहाँ ये होता है कि लड़के जो है 18 साल से कम उम्र से भी काम में लगे होते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे 18 साल से कम उम्र लोगों का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता। अगर आपकी उम्र जो है वो 21 साल है तो आपका 3 साल का एक्सपीरियंस काउंट होगा। अगर आपकी उम्र 24 साल है तो आपका 6 साल का एक्सपीरियंस काउंट होगा। और अगर आपकी उम्र 30 साल है तो 12 साल का एक्सपीरियंस, और अगर 35 साल है तो 17 साल का एक्सपीरियंस काउंट होगा। तो इसीलिए जो है एज जो है लिमिट बड़ी अहमियत रखती है कि इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस 3 साल का है, 6 साल का है, 12 साल का है या 17 साल का तजर्बा है, ये भी बड़ी अहमियत रखता है। तो ये जो लेवल्स होते हैं इन 3 चीज़ों को मद्देनजर रख के जो है वो लेवल दिए जाते हैं। क्या है ये? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर है, इलेक्ट्रिशियन है या इलेक्ट्रिशियन हेल्पर है। एक जो बड़ी अहम बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये बातें बहुत ज़्यादा की जाती हैं, प्रैक्टिकल या थ्योरी। प्रैक्टिकल और थ्योरी में फ़र्क क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत ही गलत हमारे मुल्क के अंदर जो है रुझान आ गया कि अक्सर लोगों को देखा होगा कहते हुए कि मियाँ प्रैक्टिकल करो, काम सीखो, काम सीखोगे तो तुम जो है वो तरक्की करोगे, काम सीखो, ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो। ये बहुत गलत बात है। थ्योरी जो है बहुत ज़्यादा अहमियत है। थ्योरी जो है, थ्योरी का मतलब जो होता है वो होता है मालूमात। प्रैक्टिकल जो होता है वो आप काम कर रहे हैं, लेकिन थ्योरी का मतलब ये होता है कि आपको जो काम कर रहे हैं उसकी कोई मालूमात भी है कि नहीं। हमारे यहाँ मैंने ये चीज़ नोट की है अपने एक्सपीरियंस के अंदर कि बहुत अच्छे लोग काम करने वाले, बहुत ज़बरदस्त काम करने वाले, सारा काम कर लेंगे, लेकिन अगर उनसे उस काम के बारे में पूछा जाए तो नहीं बता सकते। तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ने में प्रॉब्लम्स आती है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप उस काम को बता सकें, उस काम को समझा सकें। अगर आपको खुद उसकी समझ होगी, उसके बारे में मालूमात होगी तो लिहाजा काम करने के साथ साथ
काम की मालूमात भी होना बहुत ज़रूरी है आपको। दरअसल प्रैक्टिकल और थ्योरी जो है वो एक ही सिक्के के दो रूप हैं। यानी कि अगर आप ये सोच लें कि जी सिक्का जो है एक तरफ से जो है वो प्रिंट हो, दूसरी तरफ से प्रिंट ना हो, तो ऐसा सिक्का जाली कहलाएगा, चलेगा ही नहीं। लिहाज़ा अगर आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना, तो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में आपको जो है माहिर होना पड़ेगा। ये बहुत अहम बात मैं कह रहा हूँ। मेरा तकरीबन जो है वो 30 साल का इलेक्ट्रिकल का एक्सपीरियंस है। इस हवाले से मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। प्रैक्टिकल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर डेली मंथली अर्निंग। प्रैक्टिकल आपका क्यों ज़रूरी है? देखिए, प्रैक्टिकल आपके इसलिए ज़रूरी है कि जो आप काम करेंगे, आपको उसके पैसे मिलेंगे। चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, आज आपने जो काम किया, आपको उसके पैसे मिल गए और जितना भी आप कमाते हैं, वो खर्च हो जाता है। ऐसे ही है, जितना भी आप कमाएँगे, वो खर्च हो जाएगा, आपके पास रुकेगा नहीं। तो काम करने के लिए आपका प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है और कमाने के लिए आपका प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। लेकिन थ्योरी क्यों ज़रूरी है? थ्योरी आपकी इसलिए ज़रूरी है कि थ्योरी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर सक्सेस इन फ्यूचर। देखिए, जब वक़्त गुज़रता है, वक़्त गुज़रने के साथ-साथ आपकी उम्र बढ़ती है, आप शादी करते हैं, आपके बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, तो आपके खर्चात भी बढ़ते रहते हैं। आपको आमदनी में इज़ाफ़े की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप वक़्त के साथ-साथ आपकी आमदनी में इज़ाफ़ा नहीं होगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप परेशान हो जाएँगे। मैंने अक्सर लोगों को ये देखा है कि वो सारी ज़िंदगी इलेक्ट्रीशियन का काम करते रहते हैं, लेकिन कभी सुपरवाइज़र नहीं बन पाते। मैंने ऐसे लोगों को देखा है। आपको चाहिए कि आप अपने प्रैक्टिकल के साथ-साथ थ्योरी पर भी ध्यान दीजिए। थ्योरी जो है आपको मौके फ़राहम करता है ताकि आप जो है वो ज़ाहिर है कि अच्छी जॉब जो है वो इंटरव्यू के बगैर आपको नहीं मिलेगी और इंटरव्यू बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है अच्छी जॉब के लिए। लिहाज़ा इंटरव्यू के लिए ज़रूरी है कि आपको अपने काम की मालूमात हो, तभी तो आप किसी को बता सकेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। नहीं, ऐसे नहीं। इंटरव्यू के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता कि बिल्डिंग लाके आपकी जगह आप टेबल पे रख दीजिए और कहा जाए कि जी वायरिंग करके दिखाएँ। या कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप सब कुछ सिलेक्ट कर लिया जाए और कहा जाए कि चलो जी बिल्डिंग के अंदर वायरिंग करके दिखाओ, जो अच्छा करेगा उनको सिलेक्ट कर लेंगे। ये तरीकाकार मुमकिन नहीं है। लिहाजा जो दुनिया में चल रहा है वही पाकिस्तान के अंदर तरीकाकार चल रहा है कि अगर एक इश्तहार आता है अखबार में तो देखें बाहर जो है वो 200 लड़के खड़े होते हैं। अब क्या तरीकाकार है कि हम 200 लड़कों में से जो है ना अच्छे लोगों को सिलेक्ट किया जाए। लिहाजा उसका मैं आपको यही बता रहा हूँ कि तरीकाकार यही होता है कि कहते हैं एक-एक लड़के को अंदर बुलाओ, उसका जो है ना फिजिकल फिटनेस चेक करते हैं, उसका मेंटल लेवल चेक करते हैं, प्रोफेशनली उसको चेक करते हैं। तो मैंने जो आपका तरीका बताया इस तरह करते हैं, तो ज़ाहिर है कि थ्योरी बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर ये देखता हूँ इंटरव्यू के अंदर बहुत सारे मुझे लोग कहते हैं कि सर हम कर सकते हैं, हमें पता है, हम हमें आता है, लेकिन मजबूरी ये होती है कि सिर्फ इस बात के ऊपर उनको सिलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो उनके कहने पे वो कसमें भी खाएँ या कुछ भी है, लेकिन जब तक कि वो सही बात नहीं बताएँ, तो कहा जाता है कि जो बगैर सोचे समझे काम होता है वो डंकी मार के लाता है। लिहाज़ा कोई भी काम करें तो उसको उसके बारे में आपको मालूमात ज़रूर होना चाहिए। थ्योरी क्यों ज़रूरी है? फॉर योर जॉब इंटरव्यूज़, आपके इंटरव्यू के लिए ज़रूरी है। आप इंटरव्यू देते जाएँगे, तरक्की करते जाएँगे, सेलेक्ट होते चले जाएँगे और बड़ी से बड़ी कंपनी और अच्छी से अच्छी कंपनी की तरफ चले जाएँगे, तो आपको आमदनी में इज़ाफ़ा होता चला जाएगा। तो इसीलिए आपको इंटरव्यू जो है आपका बहुत अहमियत रखता है। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो आपको इंटरव्यू के बगैर रखती है, तो मैं आपको ये बात बता दूँ कि सही नहीं है। अच्छी कंपनी का इंटरव्यू का होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर कोई एजेंट आपसे अगर ये कहे कि मैं तुम्हें फलाना जगह पे लगा दूँगा, मैं तुम्हें फलाना जगह पे इलेक्ट्रीशियन लगा दूँगा, तुम इतने पैसे मुझे दे दो, तुम्हारा कोई इंटरव्यू नहीं होगा, मेरा जानने-वाना नहीं है, सब झूठ है। कोई भी कंपनी, कोई भी इदारा ऐसे मुलाज़िमीन को नहीं रखता कि सिर्फ़ उसको रख लिया और रख के उसको पैसे देते रहे। ज़ाहिर है कि इदारा भी चलाना है, तो लिहाज़ा वो इंटरव्यू लाज़मी है। अगर इंटरव्यू हो रहा है, तो इंटरव्यू एक अच्छी चीज़ है। इंटरव्यू ना होना बुरी बात है, इंटरव्यू होना तो बहुत अच्छी बात है। तो लिहाज़ा आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने इंटरव्यू के अंदर अपने आप को मज़बूत करें। इसके अलावा आपको नई टेक्नोलॉजी जो है वो समझ आएगी। अक्सर लोगों को देखा है कि वो पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम करते बेरोज़गार हो जाते हैं। कहते हैं कि जी मुझे उस पे आता था, हम तो उस पे काम करते थे, अब वो टेक्नोलॉजी खत्म हो गई है, तो लिहाज़ा हम भी बेरोज़गार हो गए। उनकी जो सबसे बड़ी गलती है वो यही है, उन्होंने अपने आप को टेक्नोलॉजी के मुताबिक नहीं ढाला। उन्हें चाहिए था कि अपने आप को टेक्नोलॉजी के मुताबिक डालते और सीखने का अमल जारी रखते। तो लिहाज़ा अगर आपकी थ्योरी अच्छी होगी, बेसिक इलेक्ट्रिकल अच्छी होगी, तो आप चीज़ों को सीखते चले जाएँगे और आपके लिए ये बेरोज़गारी वाली जो प्रॉब्लम है, ये नहीं आएगी और आप नई-नई टेक्नोलॉजी को समझ पाएँगे। लेकिन अगर आप पुरानी चीज़ों के ऊपर काम करते रहेंगे और नई चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, आपके किसी इदारे में आप बोझ बन जाएँगे और वो इदारा कोशिश करेगा कि आपको निकाले और नए लोगों को, नए लड़कों को, नए पढ़े-लिखे लड़कों को ले। तो लिहाज़ा ये बहुत अहम बात है। थ्योरी जो है वो आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, काम के दौरान आप किसी काम में फँस जाते हैं, आपको वो काम
समझ में नहीं आ रहा, और जाहिर है कि आप सीनियर से ये तो नहीं कहते कि मुझे काम नहीं आ रहा, मैं नहीं कर रहा, ये मैं नहीं कर सकता, तो लिहाजा आपको उसका मसले का हल भी तो निकालना है। तो ज़ाहिर है आपकी अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल नॉलेज अच्छी होगी, तो आप कोई ना चीज़, कोई कागज़ात वगैरह देख के, कोई चीज़ें देख के आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। तो लिहाजा थ्योरी जो है वो यहाँ पे भी बहुत अहमियत रखती है। मेरा अपना ज़ाती मानना ये है कि आपकी थ्योरी, अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है, तो थ्योरी आपकी 80% होना चाहिए और प्रैक्टिकल 20% होना चाहिए। ये बात मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज़हीन है, माशाल्लाह से हमारी कौम बहुत ज़हीन और समझदार है। कोई भी काम आता है उसको कर लेते हैं, करने की उसके अंदर सलाहियत बहुत है, अपनी कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हैं और काम को कर लेते हैं। मैंने ये देखा चीज़ों को। लेकिन पीछे क्यों रहते हैं थ्योरी की वजह से? अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है, तो थ्योरी को अपने प्रोफेशन के अंदर 80% रखें और प्रैक्टिकल को 20% रखें। ये थ्योरी आपकी 80% होनी चाहिए और सिर्फ 20% जो है आपका प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये मैं आपको कामयाबी की बहुत अहम बात बता रहा हूँ। अपने 30 साल के तजर्बे में से ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो लिहाजा ये बहुत अहम बात है, इसको प्लीज़ समझिए। इसके अलावा जो हम पढ़ाएंगे, अभी जो हमारी क्लासेस होंगी, चैप्टर्स होंगे, वो कौन कौन से होंगे? अभी तो आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, तारुफ है। चैप्टर नंबर 2 है बेसिक इलेक्ट्रिकल। बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर क्या पढ़ेंगे? वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, ये क्या चीज़ है? वो लोगों को हमारे यहाँ वोल्टेज और करंट का ही नहीं पता। हालांकि वोल्टेज बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है और करंट बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। वोल्टेज को करंट, करंट को वोल्टेज, इसका उनको क्लियर ही नहीं है, जहनी तौर पर उनको क्लियर ही नहीं है कि वोल्टेज क्या चीज़ है और करंट क्या चीज़ है। लिहाजा बेसिक इलेक्ट्रिकल में वोल्टेज पढ़ेंगे, करंट पढ़ेंगे, रजिस्टर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिशियंस हैंडल टूल्स जैसे स्क्रू ड्राइवर वगैरह है, उनके तमाम चीज़ों के नाम देखेंगे कि उनके नाम क्या है। इसके अलावा टेस्ट इंस्ट्रूमेंट वगैरह देखेंगे, वो कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। पावर टूल्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, उनके सही नाम हम उनको देखेंगे क्या है। इसके अलावा डिजिटल मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर बुनियादी मीटर है। डिजिटल मल्टीमीटर अगर किसी इलेक्ट्रिशियन को नहीं पता या उसको नहीं आता उसका इस्तेमाल, तो वो इलेक्ट्रिशियन ही नहीं है। डिजिटल मल्टीमीटर एक बुनियादी टेस्ट इंस्ट्रूमेंट है। हमारे यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रिशियंस को आता ही नहीं, उसका इस्तेमाल भी नहीं करता। वो कहते हैं कि हमारे सारे काम ऐसे हो जाते हैं। तो डिजिटल मल्टीमीटर से बहुत सारे काम होते हैं जो अभी आपको भी नहीं पता, मैं आपको इंशाल्लाह उसमें बताऊंगा आपको। ओम्स लॉ क्या है और उसके एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ किस किस तरह इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, इस क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रिकल की तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे और एक ही क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। वाट क्या है, ट्रू पावर, अपैरेंट पावर, हॉर्स पावर, केवीए, ये क्या है, आपको बहुत आसानी से पूरी लाइफ के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए आपके लिए काफ़ी होगा एक क्लास। पावर की क्लास बहुत अहम है और बड़ी मुकम्मल और बड़ी वाज़ेह क्लास है। ये बहुत अहम क्लास होगी। इसके अलावा है मैगर टेस्टिंग, मैगरिंग। आपको पता है जब कोई बिल्डिंग बनती है, कोई घर बनता है, उसमें जो सप्लाई है, यानी कि 220 वोल्ट देने से पहले जो है एक टेस्ट होता है वायरिंग का, उसको कहते हैं मैगरिंग। मैगरिंग टेस्ट करेंगे, हम ये देखेंगे। इसके अलावा सिंगल फेस एसी मोटर के बारे में कि इसको चेक किस तरह करते हैं और इसकी फिटिंग वगैरह किस तरह करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें। चैप्टर नंबर 3 है बिल्डिंग वायरिंग प्रैक्टिकल। यहाँ पे हम प्रैक्टिकल करेंगे तमाम बिल्डिंग की वायरिंग के जो प्रैक्टिकल है वो मैं आपको पढ़ाऊँ। जो भी बिल्डिंग का है, ये मेरा आपसे वादा है कि जो भी बिल्डिंग का जो प्रैक्टिकल है वो सारे के सारे मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसमें हम वायर का साइज़ कैसे मालूम करेंगे, उसकी कैलकुलेशन क्या है, बहुत सादा, बहुत आसान सा हिसाब किताब है। सिर्फ ज़रब जमा तकसीम से, इससे ज़्यादा मैं आपसे जो है आपको हिसाब किताब नहीं बताऊँगा। बहुत आसानी से आप किसी भी जगह पे काम करके वायर का साइज़ मालूम कर सकते हैं। ये बहुत अहम बात है। वायर स्कीम इन ए न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, यानी कि वायरिंग जो है वो कैसे हम बनाएंगे, नई बिल्डिंग है उसकी कंस्ट्रक्शन है, उसकी हम वायरिंग किस तरह करेंगे। हमारे यहाँ होता क्या है, लड़के होते हैं उनको घर की वायरिंग सिखाई जाती है। एक घर की वायरिंग करता है, दूसरे घर की वायरिंग करता है, तीसरे घर की 5 साल 10 साल 15 साल घर की वायरिंग में लगा देता है। लेकिन वो घर की वायरिंग ही करता रहता है सारी जिंदगी। अगर उसको कहा जाए कि किसी बैंक की वायरिंग करनी है या किसी स्कूल की वायरिंग करनी है, तो वो वहाँ परेशान हो जाता है। यार मैंने तो घर की वायरिंग की है, मुझे तो पता ही नहीं है बैंक की वायरिंग में जो है वो कौन सा वायर इस्तेमाल होता है, वो किस तरह से होता है, और स्कूल की वायरिंग का तो मुझे पता ही नहीं है। वायर का साइज़ को जो मालूम करने का तरीका हम इस तरह से करेंगे कि आप किसी भी जगह पे कहीं पे भी खड़े हो तो वहाँ पे वायर का साइज़ निकालें और किस तरीके से आपने वायर की जो है ना वो स्कीम बनानी है कि किस तरह से वायरिंग किस तरह से होगी। ये तरीकाकार जो है हमने बहुत आसान तरीके से किया। इसके अलावा ये प्रैक्टिकल है, हमारे हाउस लाइट्स प्रैक्टिकल है, फैन है, पावर सॉकेट आउटलेट्स हैं, डुप्लेक्स सॉकेट है, आउटलेट्स हैं, डोर बेल एंड स्टेयर केस वायरिंग वगैरह, ये सारे हम प्रैक्टिकल करेंगे। सिंगल फेज, 3 फेज, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की वायरिंग करेंगे और उसकी फिटिंग भी करेंगे। चैप्टर नंबर 4 बिल्डिंग कंसील पीवीसी कंड्यूट, यानी प्लास्टिक जो पाइप है उसको कंड्यूट कहते हैं, पीवीसी कंड्यूट लेइंग एंड फिटिंग्स प्रैक्टिकल। ये हम जो है सारी पाइपिंग का तरीकाकार क्या है,
ये सारा हम देखेंगे किस तरीके से पाइपिंग होगी। चैप्टर नंबर 5 जो है वो बिल्डिंग इलेक्ट्रिकल ड्राइंग रीडिंग, ये जो इलेक्ट्रिकल की जो ड्राइंग है उसको कैसे पढ़ेंगे, उसको कैसे समझेंगे और किस तरह से उसको वायरिंग करेंगे, हम ये चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे।